हेलो एवरीवन, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के सेक्शन ए का इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी प्रकार के नामकरण हैं उन सभी प्रकार के नामकरणों को हम प्रारंभ से लेकर महत्वपूर्ण पड़ावों से होते हुए उच्चतम स्तर तक, जितनी की हमें पीजी लेवल तक आवश्यकता होती है, उन सभी नामकरणों का यहाँ पर हम वर्णन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हेडिंग आपके ये रहेगा, केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर या रसायन विज्ञान के अंदर नामकरण क्या है, और इसमें विभिन्न भागों के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले तत्व और तत्व की परिभाषा क्या है, तत्व के प्रतीक क्या है, तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है और उनको प्रदर्शित करने के क्या क्या तरीके हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हम लेंगे मॉलिक्यूल या अणु, अणु का सूत्र कैसे लिखते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, अणु का नामकरण कैसे किया जाता है, ये प्रक्रिया भी सेकंड पार्ट के अंदर हम लेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम लेंगे आयनिक यौगिक, जिसमें धनायनों ऋणायनों का नामकरण और आयनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, वो प्रक्रिया हम तीसरे पार्ट के अंदर प्रदर्शित करेंगे। और चौथे पार्ट के अंदर हम लेंगे उपसह संयोजक यौगिक, जो कि वास्तव में अकार्बनिक यौगिकी हैं। इन अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, लिगेंड के साथ में केंद्रीय धातु धनायन या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो संकुल आयन बन रहा है, उस संकुल आयन और संकुल यौगिक का संपूर्ण नामकरण किस तरीके से किया जाता है, वह प्रक्रिया भी हम इसके अंदर चौथे पॉइंट के अंदर लेंगे। और अंत में हम कार्बनिक रसायन के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इसके अलावा चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक यौगिक या विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हैं, उन सभी का नामकरण किस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या नियम है, इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर के हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इस पार्ट के अंदर महत्वपूर्ण रूप से हम IUPAC के द्वारा जो रेड बुक और ब्लू बुक जारी की जाती है, जो कि नोमेनक्लेचर से संबंधित है, उसके अंदर जितने भी नॉर्म्स दिए गए हैं, हम उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर यहाँ पर नामकरण को पढ़ेंगे। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान में नामकरण, और नामकरण का हम फर्स्ट पार्ट लेके प्रारंभ करते हैं, जो है तत्व। तो सर्वप्रथम हम तत्व या एलिमेंट क्या है, इसकी परिभाषा लेते हैं। तो तत्व वास्तव में शुद्ध पदार्थ है। पहली प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, तत्व वास्तव में क्या है, शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस होता है। सेकंड पार्ट इसमें आता है कि तत्व को किसी भी सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा न तो बनाया जा सकता है, न ही विघटित किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ है जिसको सामान्य भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही विघटित किया जा सकता है या विखंडित किया जा सकता है। तो सेकंड पार्ट इसमें ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ है जो कि सामान्य भौतिक व रासायनिक जो सरलतम विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा, विधियों से न तो निर्मित किया जा सकता है, अर्थात न तो बनाया जा सकता है, न ही विघटित या विखंडित किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ का शुद्ध रूप जिसे सामान्य भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा न तो निर्मित किया जा सके, न ही विघटित किया जा सके, उसी को हम तत्व कहते हैं। ये इसके सामान्य प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम विशिष्ट भौतिक परिस्थितियों के द्वारा हम प्रदर्शित करें तो हम मैन मेड तत्व, जो कि अति भारी तत्व है, उनका प्रयोगशाला में निर्माण भी करते हैं। लेकिन चूंकि हम सामान्य विधियों की बात करें तो तत्व को न तो निर्मित और न ही विघटित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंदर तत्व के लिए अंग्रेजी के अंदर शब्द एलिमेंट का उपयोग किया जाता है या एलिमेंट कहा जाता है। यह पदार्थ का शुद्ध रूप है, न तो निर्मित किया जा सकता है, न विघटित किया जा सकता। लेकिन ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसकी अगर वास्तविक यदि परिभाषा पूछी जाए या पहचान पूछी जाए कि तत्व को हम कैसे पहचानें, तो सरलतम प्रक्रिया है कि तत्व वह पदार्थ है जिसमें
एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित तत्वों को हम क्या कहते हैं, या निर्मित पदार्थों को क्या कहा जाता है, तत्व कहते हैं। तो महत्वपूर्ण 3 पार्ट हैं इसमें। शुद्ध पदार्थ है, नंबर 2 सामान्य भौतिक रासायनिक विधियों के द्वारा विघटित न निर्मित किया जा सकता है, और नंबर 3 इसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करें, एग्जाम्पल लें, तो उदाहरण के रूप में हम लें तो सरलतम रूप में एक ही प्रकार के यदि परमाणुओं से निर्मित तत्वों की बात की जाए तो मैं अलग अलग उदाहरण लेता हूं। पहला, परमाण्विक तत्व। परमाण्विक तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जो परमाणु से निर्मित हुए हैं, आपस में संयोजित नहीं हुए हैं, एकल परमाण्विक प्रकृति के एटॉमिक नेचर के होते हैं, जो कि हम नोबल गैसेज या इसकी जगह हम कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस के जितने भी परमाणु हैं वे एकल परमाणुक अवस्था में शुद्ध रूप से उपस्थित रहते हैं। और अगर इनको प्रदर्शित किया जाए तो सूत्र के रूप में हम उत्कृष्ट गैसों में लेते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्व एकल परमाण्विक स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और इनको हम परमाण्विक तत्व कहते हैं। क्या कहा जाएगा? परमाण्विक तत्व कहा जाएगा, जिसमें स्वतंत्र परमाणु उपस्थित होते हैं। सेकंड, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसे हम नाम देते हैं आणविक तत्व। आणविक तत्वों के अंदर परमाणु संयोजित होकर स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले अणु निर्मित करते हैं, जिसमें एक से अधिक परमाणु हो, उनको हम यहाँ लेते हैं। ऊपर वाले तत्वों को जो कि नोबल गैसेज हैं, इनको भी हम अणु कहते हैं, लेकिन इनके लिए शब्द आता है एकल परमाण्विक अणु। एकल परमाण्विक अणु हम उत्कृष्ट गैस तत्वों के लिए शब्द काम में लेते हैं। वो भी आणविक अवस्था मानी जाती है क्योंकि उनके एकल परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, पदार्थ के सभी गुण दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम आणविक तत्वों के अंदर हम एक से अधिक परमाणुकता वाले तत्वों या अणुओं की बात करेंगे। और उसके आणविक तत्वों में एग्जाम्पल अगर हम लें, हाइड्रोजन, 2 परमाणु एक साथ रहते हैं गैस अवस्था के अंदर स्वतंत्र रूप में, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, फास्फोरस P4, सल्फर S8, ये सभी एग्जाम्पल स्वतंत्र आणविक अवस्था के तत्व हैं या अणु हैं, और इनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं और एकल परमाणविक अणु नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसों में पाए जाते हैं। इनके अंदर भी यदि देखा जाए तो यहाँ पर फास्फोरस और जो सल्फर दिया गया या गंधक दे रखी, ये दोनों ठोस अवस्था में है। बाकी सभी जो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले रखे हैं ये सभी गैस अवस्था को दर्शाते हैं। और तीसरी पदार्थ की मूल अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था। और आणविक रूप में, द्रव के रूप में अधातु तत्व केवल एक ही है और वो है ब्रोमीन, जिसको हम कहते हैं Br2। यह द्रव अवस्था में पाया जाने वाला मात्र अधातु तत्व है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मात्र अधातु तत्व जो कि द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये प्रदर्शित करते हैं जालक ठोस के रूप में भी कुछ यौगिक पाए जाते हैं। तो मैं ले रहा हूं जालक ठोस, और जालक ठोस में कार्बन के अपरूप महत्वपूर्ण तत्व के उदाहरण है, जिसमें आता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन या फुलेरिन, और इन सभी को हम Cn के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें n का मान काफ़ी उच्च होता है। और न्यूनतम n के मान युक्त यदि मैं C60 आणविक संरचना लिखता हूं तो इसे हम नाम देते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन किसको कहा जाता है? C60 के गुंबदाकार अणु को हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं।
और इस C60 को अगर हम IUPAC के रूप में प्रदर्शित करें तो इसके लिए शब्द आता है, ध्यान से रखना इसको, इसे हम कहते हैं हेक्साकॉन्ट और कार्बन, हेक्साकॉन्ट कार्बन या हेक्साकॉन्टा कार्बन कहते हैं। हेक्साकॉन्ट का मतलब है 60 के लिए शब्द आता है हेक्साकॉन्ट, और 60 के लिए, और कार्बन तत्व है इसलिए हेक्साकॉन्ट कार्बन या हेक्साकॉन्टा कार्बन कहा जाता है। जैसे कि अगर P4 है तो हम इसके लिए 4 के लिए शब्द का उपयोग करेंगे, टेट्राफॉस्फोरस 8 के लिए है तो ऑक्टा सल्फर, इसी तरीके से 3 के लिए है तो ट्राई ऑक्सीजन, 2 है तो डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, डाइहाइड्रोजन, इस रूप में हम इनका नामकरण करते हैं। तो ये जो संरचना दे रखी है ये सभी तत्वों को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा नेक्स्ट में तत्वों के एग्जाम्पल और ले रहा हूँ जिसके अंदर हम प्रदर्शित करते हैं धातु तत्व, अर्थात अगर सभी शुद्ध धातुओं की बात की जाए तो सभी शुद्ध धातु तत्व होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, चाहे वो आयरन Fe फेरम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्रोमियम Cr, स्कैंडियम, वेनेडियम, कॉपर, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, ये सभी जो प्रतीक दिए गए हैं ये ठोस धातु तत्वों के उदाहरण हैं, और ये सभी शुद्ध अवस्था में है तो इन्हें हम तत्व कहते हैं। इनमें स्वतंत्र अवस्था में न तो परमाणु उपस्थित रहते हैं न ही इनमें आणविक संरचना होती है, ये केवल संयोजित अवस्था में जालक संरचना का निर्माण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, शुद्ध धातु के अंदर यदि आपको पूछा जाए द्रव धातु कौन सी है तो द्रव धातु के एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर सामान्य ताप पर हमेशा ध्यान रखना, सामान्य ताप का मतलब हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप की बात करेंगे, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर पर सामान्य ताप पर केवल एक ही धातु है जो स्वतंत्र रूप से द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वह है मरकरी या पारा कहलाता है। पारा एक मात्र धातु तत्व है, जैसे पहले आया था ब्रोमीन मात्र अधातु तत्व था, उसी तरीके से पारा मात्र धातु तत्व है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ जगह इस तरीके से भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर पारे के साथ में अगर आपको सीजियम दे रखा हो तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ गैलियम की तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सामान्य ताप 25 से उच्च ताप की बात करेंगे तो 25 डिग्री से उच्च ताप पर यह भी ठोस अवस्था में होगा और गैलियम भी ठोस अवस्था में उपस्थित होगा। इसलिए यहाँ पर केवल पारा ही मात्र अधातु, ये धातु अवस्था, धातु तत्व के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, और मात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पर आप इस धातुओं के एग्जाम्पल के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल जो हमने लिए थे वो सारे अधातु तत्वों के थे, और यदि इसकी जगह आपको उपधातु कहा जाए, उपधातु तत्व की बात की जाए या मेटेलॉइड कहा जाए तो मेटेलॉइड के एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे विकर्ण रेखा जो हम आवर्त सारणी के अंदर धातु और अधातुओं को पृथक करने के लिए जो विकर्ण रेखा खींचते हैं, उस विकर्ण रेखा के अंदर बोरॉन को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो सिलिकॉन, आर्सेनिक यहाँ आता है, टी टेल्यूरियम यहाँ आता है। इन तीन तत्वों को अगर प्रदर्शित करें तो ये तीन तत्व तो विकर्ण रेखा या डायगोनल लाइन के ऊपर है जो कि आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को पृथक करने के लिए खींची जाती है। यहाँ पर सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम ये तीन तो उपधातु है ही। इसके अलावा सिलिकॉन के साथ में दिया गया जर्मेनियम, ठीक है, और आर्सेनिक के साथ में, आर्सेनिक है, आर्सेनिक के साथ में दिया गया एंटीमनी, और टेल्यूरियम से पहले उपस्थित तत्व सेलेनियम। ये 6 तत्व हैं जिनको कि
हम सामान्य रूप से क्या मानते हैं, उपधातु मानते हैं, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण उपस्थित रहते हैं। तो इस तरीके से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये 6 तत्व हैं जो कि उपधातु प्रकृति के होते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और लास्ट और अंतिम एग्जाम्पल के रूप में मैं यही प्रदर्शित कर देता हूं, और कुछ रेडियो सक्रिय तत्व भी आपको जानकारी में रखने हैं। और रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, उनमें एग्जाम्पल अगर लें तो फ्रेंशियम रेडियो सक्रिय तत्व है, जो कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त के अंदर उपस्थित प्रथम आवर्त का अंतिम तत्व है फ्रेंशियम। इसके अलावा रेडियम जैसे उसके अगले आवर्त के अगले तत्व के रूप में रेडियम, इसी तरीके से रेडॉन, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, परायूरेनियम सभी तत्व, मानव द्वारा निर्मित सभी तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। और ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व शुद्ध अवस्था में है तो यह भी तत्व के उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस तरीके से शुद्ध पदार्थ जो सरल भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं, तथा इन पदार्थों में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, तत्व कहा जाता है या एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट ठोस अवस्था में हो सकते हैं, द्रव अवस्था में हो सकते हैं, गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। ये धातु प्रकृति के हो सकते हैं, अधात्विक प्रकृति के हो सकते हैं और उपधात्विक प्रकृति के हो सकते हैं, साथ ही रेडियो सक्रिय प्रकृति के भी होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व वास्तव में अस्थायी नाभिक युक्त वे तत्व हैं जो सतत रूप से अल्फा, बीटा व गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात विघटित होकर के अपने द्रव्यमान में निरंतर कमी दर्शाते हैं। ऐसे तत्वों को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखेंगे कि तत्वों को हम सरल भौतिक व रासायनिक विधियों से निर्मित व विघटित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट भौतिक विधियों के द्वारा हम तत्वों के नाभिकों को संयोजित करके और विखंडित करके नए तत्वों का निर्माण और विघटन कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये तत्व की सामान्य प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये प्रक्रिया सामान्य रूप से दर्शाई गई है। अब हम इनके नामकरण को लेते हैं और तत्वों के यदि नामकरण को प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर तत्व के नामकरण के लिए हम सामान्य रूप से संयोजनात्मक नाम या संगठनात्मक नामों का उपयोग करते हैं। तो हम सरलतम रूप में कौन से नामों का उपयोग करते हैं, संगठनात्मक नाम, जो कि रेड बुक के अंदर दिया गया है और ये IUPAC के द्वारा कलर्ड बुक्स 8 जारी की जाती है, उसमें से अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण इस बुक में दिया गया है। उसमें से हम संगठनात्मक नाम के रूप में तत्वों का नामकरण करते हैं। चाहे वह हीलियम है तो इसे लिखा जाता है मोनो हीलियम, या केवल हीलियम लिखेंगे तो भी सही है। इसी तरीके से यदि मैं H2 लिखता हूं तो इसे हम डाईहाइड्रोजन कहते हैं, अर्थात 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना तत्व जो आणविक अवस्था में उपस्थित रहता है। इसी तरीके से अगर मैं O3 की बात करता हूं तो इसे हम कहते हैं ट्राईऑक्सीजन। ट्राईऑक्सीजन अर्थात संगठन क्या है, 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो संगठनात्मक रूप में हमने इसका नाम लिखा है ट्राईऑक्सीजन। ऐसे यदि आपको O2 का कहा जाए तो इसे डाईऑक्सीजन कहा जाता है, N2 का कहा जाए तो इसे डाई नाइट्रोजन कहते हैं। ऐसे यदि P4 दिया गया, इस ट्राईऑक्सीजन के लिए सरल नाम हम ओजोन बी काम में लेते हैं, जो कि मान्य है, लेकिन संगठनात्मक रूप में IUPAC के रूप में इसको हम ट्राईऑक्सीजन कहते हैं, ताकि संरचना प्रदर्शित करने में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहे। इसी तरीके से P4 की हम बात करते हैं तो ये कहलाता है टेट्राफॉस्फोरस। टेट्राफॉस्फोरस का मतलब हो गया 4 फॉस्फोरस परमाणुओं से मिलकर बना तत्व,
जो कि स्थायी स्वतंत्र आणविक अवस्था में उपस्थित रहता है। इसे ही हम श्वेत फास्फोरस कहते हैं। श्वेत फास्फोरस का भी सूत्र यही है, P4 के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, श्वेत फास्फोरस कहलाता है। तो यहाँ पर हमने संगठनात्मक IUPAC नाम के रूप में टेट्रा फास्फोरस और साधारण नाम के रूप में हम इसको श्वेत फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। इसी तरीके से यदि मैं तत्व के रूप में S8 लिखता हूं तो S8 यदि प्रदर्शित किया जाए तो चूंकि सल्फर के कितने परमाणु हैं, 8 है, ठीक है, और ये वलय संरचना बनाता है। ये ध्यान रखना, सल्फर के 8 परमाणु वलय संरचना का निर्माण करते हैं और इस तरह की वलय क्राउन शेप्ड वलय बनती है, जो इस तरीके से ऊपर नीचे होते हुए गोलाकार संरचना का निर्माण करती है, जैसे कि ताज होता है। उसी तरह की संरचना सल्फर के द्वारा निर्मित होती है, जिसमें 8 परमाणु आपस में जुड़कर रेखीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें आपस में ये 8 सल्फर परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइक्लो। चूंकि वलय है इसलिए इसके लिए शब्द काम में लिया जाता है साइक्लो, ठीक है। और साइक्लो के बाद में सल्फर के परमाणु कितने हैं, 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइक्लो ऑक्टा, और कौन से परमाणु हैं, सल्फर के, तो इसको हम आगे लिख देंगे साइक्लो ऑक्टा सल्फर। तो साइक्लो ऑक्टा सल्फर S8 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जगह अगर हम इसका और नाम लिखें तो इसे हम क्राउन सल्फर या ताज गंधक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना ताज के जैसी है, जैसे सिर में हम पहनने के लिए इसको काम में ले सकते हैं, तो इस तरह की संरचना, इसके लिए इसको क्राउन सल्फर या ताज गंधक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे संरचनात्मक रूप में अल्फा, बीटा या गामा सल्फर या गामा गंधक भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अल्फा, बीटा, गामा गंधक संरचनात्मक रूप में सूत्र यही रहता है, ताज गंधक, क्राउन सल्फर या साइक्लो ऑक्टा सल्फर के रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं C60 बकमिंस्टर फुलरिन की, तो इसका नामकरण मैं पहले बता चुका हूँ। 60 के लिए हम काम में लेते हैं हेक्साकॉन्ट, तो हेक्साकॉन्टा कार्बन अर्थात बकमिंस्टर फुलरिन C60 के लिए ये नामकरण काम में लिया जाता है। ऐसे यदि मैं S6 की बात करूं तो S6 में कितने गंधक परमाणु हैं, 6 है, तो इसको हम कहेंगे हेक्सा सल्फर। 6 सल्फर परमाणु है, तो इसके लिए इस शब्द काम में लिया जाता है हेक्सा सल्फर। तो इस तरीके से तत्व के नामकरण हम इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं और उनकी परिभाषा के साथ में इस तरीके से इनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम तत्व के प्रतीक किस तरीके से लिखे जाते हैं, उन प्रतीकों की बर्ज़िलियस पद्धति क्या है और IUPAC के आधार पर हम तत्वों का नामकरण कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, बेल घंटे या बेल को दबा दें और जितने भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे, जो हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको पहुँच जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।